वेम्पायर बैट चमगादड़ों की एक ऐसी प्रजाति को कहा जाता है जो किसी भी इंसान या जानवर के खून को चूसकर अपना भोजन प्राप्त करती है। यानी ये कहा जा सकता है कि बैट की ये प्रजाति किसी भी इंसान या किसी भी जानवर की जान तक ले सकती है। चमगादड़ की ये प्रजाति दक्षिणी अमेरिका से लेकर मध्य अमेरिका तक पाई जाती है। ये चमगादड़ खून चूसते हैं और इसी खून से ये अपना पेट भरते हैं। इसीलिए भोजन की ये विशेषता हेमेटोफेजी से रिलेटेड होती है। हेमेटोफेजी में ऐसी प्रजातियों को इंक्लूड किया जाता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों का खून चूसती है। पूरी दुनिया में चमगादड़ों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। उन्हीं सभी प्रजातियों में से 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के खून पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये 3 प्रजातियां हैं कॉमन वेम्पायर बैट, जिसका वैज्ञानिक नाम डेस्मोडस रोटंडस है, तो वहीं दूसरी प्रजाति हेयरी लेग्ड वेम्पायर बैट, जिसका वैज्ञानिक नाम डाल्फिला एकॉर्डेटा है, और तीसरी प्रजाति व्हाइट विंग्ड वेम्पायर बैट, जिसका वैज्ञानिक नाम डाइमस यंगी है। ये तीनों ही प्रजातियां दूसरे जीवों का खून पीकर जीवित रहती हैं। पूरी दुनिया में वेम्पायर बैट की ये तीनों प्रजातियां अमेरिका में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो वहीं ये मेक्सिको से लेकर ब्राजील, चिली, उरुग्वे और अर्जेंटीना तक मुख्य रूप से मिलती है। यदि वेम्पायर बैट की टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो तीनों ही प्रजातियों को लेकर वैज्ञानिकों में काफी मतभेद दिखाई देते हैं, क्योंकि वेम्पायर बैट की इन तीनों ही प्रजातियों में काफी ज्यादा समानताएं देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी तीनों ही प्रजातियों को एक अलग ही ग्रुप में रखा गया है। यदि पुराने टैक्सोनॉमी की बात करें तो तीनों ही प्रजातियों को एक ही ग्रुप डेस्मोडोंटिडाई में रखा गया था, लेकिन अब टैक्सोनॉमिस्ट ने इन्हें न्यू वर्ल्ड लीफ नोज्ड बैट फैमिली की एक सब फैमिली में अरेंज कर दिया, यानी रख दिया है। इस सब फैमिली का नाम वैज्ञानिकों ने डेस्मोडोंटिनेई रखा है। हर तरह के जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है और उन प्रजातियों को देखकर ही बड़ी ही आसानी से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि ये प्रजातियां आपस में एक दूसरे से कैसे अलग है। लेकिन लीफ नोज्ड बैट की तीनों प्रजातियों के मामले में ऐसा नहीं है, बल्कि वेम्पायर बैट की ये तीनों प्रजातियां तो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ही सेम दिखाई देती हैं। इस समानता से एक बात तो प्रूव हो जाती है कि ये हेमेटोफेजी सिर्फ एक ही बार में विकसित हुए थे। ये तीनों प्रजातियां इसी प्राचीन पूर्वज से विकसित हुई होगी। वेम्पायर बैट की एक ऐसी फैमिली से आती है जो परागकण, कीड़े, फल और मांस का उपयोग अपना पेट भरने के लिए करती है। बैट स्तनपायी जीव है और इस ग्रुप में सिर्फ वेम्पायर बैट ही एक ऐसा जीव है जो अपने भोजन के लिए जानवरों के ब्लड पर डिपेंडेंट रहते हैं। नहीं तो अधिकतर मैमल्स इस तरह का बिहेव शो नहीं करते। बैट में भी वेम्पायर बैट की ये तीनों प्रजातियां ही इस खून चूसने के लिए विकसित हुई हैं। किसी भी जीव का हेमेटोफेजी के रूप में विकसित होना आसान नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई जीव अपना पेट भरने के लिए खून चूसता है तो उस कारण से उसके गुर्दे और मूत्राशय में लिक्विड बहुत ज्यादा भर जाता है और इस कारण से शरीर में लौह तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस कारण से शरीर में आयरन पॉइजन की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि खून का रंग लाल उसके पाए जाने वाले आयरन एलिमेंट और हेमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी के साथ जब वेम्पायर बैट किसी जीव के शरीर से खून चूसती है तो इस कारण से बैट के शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। किसी भी जीव के खून को चूसने के बाद बॉडी को काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, लेकिन वेम्पायर बैट की बॉडी इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए पूरी तरह से डेवलप्ड है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि सामान्य बैट की प्रजाति से वेम्पायर बैट कैसे विकसित हुई। वेम्पायर बैट कैसे विकसित हुई, इस बारे में वैज्ञानिकों के काफी अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वेम्पायर बैट्स का विकास
फलों को छेदने वाले फल भक्षी चमगादड़ों की प्रजातियों से हुआ होगा, क्योंकि फलों को छेदने वाले इन वैम्पायर बैट के नोकीले दांत होते हैं। ऐसे ही नुकीले दांतों का उपयोग वैम्पायर बैट खून चूसने के लिए करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि फलों को छेदने वाले बैट ने शुरुआत में अपने भोजन के लिए बड़े मैमल्स के एक्टोपैरासाइट्स को खाना शुरू किया होगा और उसके बाद उन्होंने मैमल्स को ही खाना शुरू कर दिया होगा। शायद वैम्पायर बैट ने शुरू में जानवरों के घाव पर बैठने वाले कीड़ों को खाना शुरू किया होगा और उसके बाद धीरे धीरे घाव को भी खाना शुरू कर दिया होगा, जिन्हें आज फ्रूट बैट्स कहा जाता है। उन्हीं फ्रूट बैट्स ने वैम्पायर बैट्स में विकसित होना शुरू किया होगा। शुरुआत में ये एक सर्वाहारी जीव की तरह विकसित हुए थे, जो भूख लगने पर फ्रूट्स भी खा सकते थे तो वहीं किसी जानवर का खून भी पी सकते थे। शुरुआत में बैट ने स्मॉल आर्बोरियल वर्टिब्रेट्स का शिकार करना शुरू किया होगा, जिन्हें आज वैम्पायर बैट्स के नाम से जाना जाता है। वे शुरुआत में फलों का रस चूसने के लिए ही विकसित हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने जानवरों के घाव को खाना और उनके खून को चूसना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार वैम्पायर बैट अपने परिवार से 26 मिलियन साल पहले अलग हो गए थे और एक नई प्रजाति के रूप में लगातार विकसित होने लगे थे। ऐसे ही वैम्पायर बैट की एक प्रजाति, जिसे हेयरी लेग्ड वैम्पायर बैट कहा जाता है, ये प्रजाति भी अपने मुख्य वंश से करीब 21.7 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गई थी। हेयरी लेग्ड वैम्पायर बैट अभी तक मौजूद बैट में से अकेली ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा बुनियादी है और इसी कारण से ये माना जा सकता है कि शुरुआती समय में इन बैट्स ने वैम्पायर बैट्स के रूप में डेवलप होते समय सबसे पहले पक्षियों का ही शिकार करना शुरू किया होगा। वैज्ञानिकों को आज इस बात के सबूत भी मिल चुके हैं कि एक नॉर्मल बैट से वैम्पायर बैट्स का जन्म कीड़ों को खाने वाले जानवरों को खाने से हुआ होगा। यानी एक नॉर्मल बैट से वैम्पायर बैट्स में बदलते बैट्स ने शुरुआत में अपने भोजन के लिए कीड़े खाने वाले जानवरों यानी पक्षियों का ही शिकार किया होगा। इस खोज ने लंबे समय से चली आ रही इस हाइपोथेसिस को खत्म कर दिया कि वैम्पायर बैट्स का जन्म फल खाने वाले या मांस खाने वाले या फिर फूलों का रस चूसने वाले जानवरों से हुआ होगा। वैम्पायर बैट्स ने दूसरे फिलोस्टोमिडे से अलग होने के सिर्फ 4 मिलियन सालों के अंदर ही अपनी बॉडी के अंदर दूसरे जानवरों के शरीर से खून चूसने से लेकर उसे अपने भोजन के लिए उपयोग में लाए जाने से जुड़ी हर तरह की नेसेसरी एडेप्टेशंस को तेजी से विकसित कर लिया था। नॉर्मल बैट्स और वैम्पायर बैट्स में काफी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। वैम्पायर बैट्स में छोटे और कोन की शेप के नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, जबकि फ्रूट बैट्स में इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। वैम्पायर बैट्स में नोज लीव भी नहीं पाई जाती, बल्कि इसके बजाय टिप पर यू शेप के छोटे छोटे होल पाए जाते हैं। ऐसे ही नॉर्मल वैम्पायर बैट्स डेस्मोडिस रोटेंडस के नाक पर विशेष प्रकार के थर्मोरेस्पिरेटर पाए जाते हैं, जो ऐसे जीवों के बारे में तुरंत ही पता लगा लेते हैं जिनके स्किन से खून बह रहा हो। यानी इन बैट्स में पाए जाने वाले इस थर्मोरेस्पिरेटर का काम किसी भी जानवर के शरीर से बहने वाले खून या घाव का पता लगाने का होता है। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर बैट्स के ब्रेन में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जो सांपों में पाए जाने वाले इंफ्रारेड सेंसिंग रेस्पिरेटर जैसे टिश्यूज और उनके जैसे ही आकार के होते हैं। इसके अलावा एक वैम्पायर बैट में पाए जाने वाले आगे के दांत पूरी तरह से काटने के लिए ही विकसित हुए हैं, जबकि पीछे के दांत दूसरे बैट्स के दांतों की तुलना में काफी छोटे हैं। एक बैट के लिए शिकार का पता लगाने का सबसे अच्छा साधन उसके ब्रेन में पाए जाने वाला कॉलिक्यूलस होता है। ये एक तरह से रडार की तरह ही काम करता है, जो किसी भी चीज से टकराकर वापस लौटकर आई साउंड को एनालाइज करने का काम करती है। तो वही वैम्पायर बैट्स के पास भी कॉलिक्यूलस होता है, लेकिन एक वैम्पायर बैट के ब्रेन में ये हिस्सा काफी ज्यादा डेवलप होता है। ये सोते हुए जानवरों के सांस लेने की आवाज का पता लगाने का काम करता है। सोते हुए जानवर ही वैम्पायर बैट्स के भोजन का मेन सोर्स होता है, क्योंकि ये बैट्स सोते हुए जानवरों को ही अपना शिकार बनाते हैं।
वेम्पायर बैट्स को दूसरी बैट्स से अलग करने का काम इनके पैरों की स्पेशल स्ट्रक्चर करती है। जहां दूसरे बैट्स जमीन पर युद्धाभ्यास की अपनी एबिलिटी को पूरी तरह से खो चुके हैं, तो वहीं वेम्पायर बैट्स इस मामले में काफी अलग साबित होते हैं, क्योंकि वेम्पायर बैट्स वॉक कर सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, यहाँ तक कि वे चलने की पूरी तरह से एक अलग ही पैटर्न को फॉलो करके दौड़ भी सकते हैं। ये बैट्स फोर्स जनरेट करने के लिए फोर लिम्स यानी अपने आगे के पैर यानी अपने पंखों के बजाय हिंड लिम्स यानी पीछे के पैरों का उपयोग ज्यादा करती है, क्योंकि इन बैट्स के पैर इनके पंखों के बजाय ज्यादा पावरफुल होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बैट्स की दूसरी किसी भी प्रजाति में इस तरह से दौड़ने की कोई भी एबिलिटी नहीं पाई जाती है, लेकिन वेम्पायर बैट्स में दौड़ने की इस एबिलिटी के विकसित होने का कोई भी कारण वैज्ञानिक नहीं जानते। इसके जवाब में वैज्ञानिकों का मानना है कि वेम्पायर बैट्स में इस तरह से दौड़ने की ये एबिलिटी पूरी तरह से स्वतंत्र तरीके से ही विकसित हुई होगी और इसी कारण से दूसरे किसी भी प्रजाति में ये एबिलिटी नहीं पाई जाती। इसके अलावा वेम्पायर बैट्स में दूसरे बैट स्पीशीज के बजाय ब्लड बोर्न वायरसेस, एंडोजेनस रेट्रोवायरसेस से लड़ने के लिए हाई लेवल की रेजिस्टेंस पावर पाई जाती है। जब एक वेम्पायर बैट कई मायनों में फ्रूट बैट से अलग दिखाई देते हैं, तो ये भी माना जा सकता है कि इनका इकोलॉजी और लाइफ साइकिल भी फ्रूट बैट से पूरी तरह से अलग होगा। वेम्पायर बैट्स गहरी अंधेरी जगहों पर जैसे कि गुफाओं, पुराने कुओं, पेड़ों के खोखले हो चुके तनों और खाली पड़ी इमारतों में पाई जाती है। इसके अलावा वेम्पायर बैट्स की प्रजातियां मुख्य रूप से दक्षिणी और मध्य अमेरिका, आर्द्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वेम्पायर बैट्स कॉलोनी यानी ग्रुप्स में रहना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि रूस्टिंग साइट्स में वेम्पायर बैट्स की कॉलोनियों की संख्या 1 से लेकर कई 100 कॉलोनी तक हो सकती है। रोस्टिंग साइट्स में पाए जाने वाले बैट्स कॉलोनी में वयस्क मेल बैट्स के ग्रुप्स को रेसिडेंट मेल्स कहा जाता है, लेकिन अधिकतर मेल बैट्स का एक अलग ही ग्रुप होता है जिसे नॉन रेसिडेंट मेल्स कहा जाता है। वातावरण के टेम्परेचर के कम होने पर हेयरी लेग्ड वेम्पायर बैट कॉलोनी में नॉन रेसिडेंट मेल्स को हारेम यानी ऐसी जगह जहां पर मादा बैट्स रहती है में रहने की परमिशन दी जाती है। इस तरह से बैट्स का ये बिहेवियर सोशल थर्मोरेगुलेशन को शो करता है। वेम्पायर बैट्स के हारेम में रहने वाली फीमेल बैट्स को रेसिडेंट मेल्स के साथ सेक्स करने की परमिशन होती है। अधिकतर नॉन रेसिडेंट मेल्स को हारेम की फीमेल बैट्स के साथ सेक्स करने की परमिशन नहीं होती। अधिकतर फीमेल बैट्स उसी ग्रुप में रहती है जिस ग्रुप में उनका जन्म हुआ होता है और ये जीवन भर इसी ग्रुप में रहती है। इसके अलावा मेल बैट्स अपने ग्रुप में जन्म लेने के मात्र 2 साल तक ही रहते हैं। इसके बाद या तो ये ग्रुप को खुद ही छोड़ जाते हैं या फिर ग्रुप में मौजूद बड़े मेल बैट्स के द्वारा जबरदस्ती बाहर निकाल दिए जाते हैं। एक वेम्पायर बैट की औसतन आयु करीब 9 साल तक होती है। वेम्पायर बैट्स अपनी कॉलोनी में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते हैं। हर रात बैट्स को अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हर एक बैट को भोजन मिल ही जाए। ऐसी स्थिति में वेम्पायर बैट्स को भूखा रहना पड़ता है और एक वेम्पायर बैट सिर्फ 2 दिन ही भूखा रह सकता है। 2 दिन लगातार भूखे रहने के बाद बैट की मौत हो जाती है। लेकिन कॉलोनी में इस तरह की सिचुएशन पैदा ही नहीं होती, क्योंकि जिस वेम्पायर बैट को भोजन नहीं मिलता, उस वेम्पायर बैट को उसके परिवार के बाकी मेंबर्स और रिलेटिव्स भोजन देते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वेम्पायर बैट्स संबंध निभाने में काफी परफेक्ट होते हैं और परिवार के सदस्य को बचाने के लिए अपना भोजन बांट लेते हैं। इसके अलावा वेम्पायर बैट्स कॉलोनी में एक सिस्टम और होता है कि हर एक कॉलोनी में एक ऐसे बैट्स होते हैं जिन्हें दाता बैट्स कहा जाता है। इन बैट्स का काम होता है कॉलोनी में भूखे बैट्स की तलाश करना और उन्हें खाना खिलाना। इसी तरह से जब बैट्स कॉलोनी के कोई मेंबर खो जाते हैं
तो उस कॉलोनी में मौजूद हर एक दाता बैट्स अपनी सारी एनर्जी उस बैट को ढूंढने में लगा देते हैं और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वैम्पायर बैट रिश्ते निभाने में काफी अच्छे होते हैं और उनका यह व्यवहार इस बात को साबित करता है कि वैम्पायर बैट्स कॉलोनी में हर एक मेंबर्स की इम्पोर्टेंस होती है। और इस तरह जो पहले से चली आ रही इस हाइपोथेसिस को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है कि बैट्स कॉलोनी में भूखे रहने वाले बैट्स को भोजन के लिए दूसरे बैट्स के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। यानी कॉलोनी में भूखे बैट्स का उत्पीड़न नहीं किया जाता, बल्कि उनकी पूरी देखभाल की जाती है और उन्हें खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक वैम्पायर बैट्स के बारे में बहुत सी जानकारियां वैज्ञानिकों के पास भी अधूरी है, जो इस बात को साबित करती है कि आने वाले समय में वैम्पायर बैट से जुड़े और भी ज्यादा रोचक खुलासे वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा सकते हैं। वैम्पायर बैट्स के बारे में उपलब्ध कम जानकारी वैज्ञानिकों को इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। वैम्पायर बैट्स कॉलोनी में कुछ ऐसे बैट्स भी पाए जाते हैं जिनके पास एंटीफोनल कॉलिंग के द्वारा कॉलोनी की तरफ आने वाले शिकारी की पहचान करने की कैपेसिटी होती है। ये बैट्स कॉलोनी की निगरानी करने का काम करते हैं। तो वहीं हर एक फीमेल बैट्स अपने बच्चों को बुलाने के लिए एक स्पेशल साउंड का उपयोग करती है। हर एक बैट्स के लिए ये साउंड अलग अलग ही होती है। इस तरह से कॉलोनी के अंदर रहने वाले बैट्स कॉलोनी के बाहर मौजूद बैट्स की पहचान उसकी आवाज के द्वारा करते हैं। वैम्पायर बैट्स कॉलोनी में सोशल ग्रुपिंग भी देखी गई है, लेकिन ये ग्रुपिंग अधिकतर फूड शेयरिंग से ही जुड़ी होती है। वैम्पायर बैट्स गहरा अंधेरा होने पर ही शिकार करने के लिए कॉलोनी से निकलते हैं। कॉमन वैम्पायर बैट्स मोस्टली मैमल्स के खून से ही अपना पेट भरते हैं। ये बैट्स कई बार मनुष्य को भी अपना शिकार बना लेते हैं, जबकि हेयर लेग्ड वैम्पायर बैट्स और सफेद पंख वाले वैम्पायर बैट्स मोस्टली पक्षियों का शिकार करते हैं। उड़ता हुआ एक वैम्पायर बैट जब ऐसे जानवर का पता लगा लेता है जो सो रहा होता है, तो ये धीरे से जमीन पर उतरता है और अपने थर्मो रेस्पिरेटर से उसके शरीर में गर्म खून वाली जगह की पहचान करता है। इसके बाद ये वैम्पायर बैट्स उस जगह पर अपने दांतों से एक छोटा सा चीरा लगा देते हैं और वहां से निकलने वाले खून को पीकर अपनी भूख को शांत करते हैं। जब वैम्पायर बैट्स किसी ऐसे जानवर को अपने शिकार के लिए चुन लेता है जिसके शरीर पर बाल होते हैं, तो ये बैट्स अपने आगे के दांतों से उसके शरीर में गर्म खून वाली जगह पर मौजूद बालों को नाई की तरह काट कर साफ कर लेता है और फिर उसके शरीर पर चीरा लगाकर उसका खून चूसने लगता है। ये बैट्स शिकार के शरीर पर करीब 7 mm चौड़ा और करीब 8 mm गहरा कट लगाते हैं। इनके कट लगाने वाले दांत इतने शार्प होते हैं कि जब किसी म्यूजियम में इनके स्कल्स को सेव करने के लिए रखा जाता है, तब भी काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उस समय भी इनके दांतों से बहुत तेज कट लग सकता है। जब कोई वैम्पायर बैट्स किसी जानवर की स्किन पर कट लगाता है, तो वह उस समय अपनी लार छोड़ देता है। इसकी लार में ऐसे केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉट को बनने से रोक देते हैं, जिसके कारण खून काफी देर तक बहता रहता है। इसके अलावा बैट्स के काटने पर उसके लार के साथ ऐसे केमिकल एलिमेंट्स भी जीव के शरीर में पहुंच जाते हैं जो खून को लेकर जाने वाली वेन्स को बंद होने से रोक देते हैं, जिसके कारण एक बार चीरा लगाने के बाद काफी देर तक बॉडी से खून बहता रहता है और इस खून को पीकर बैट्स अपनी भूख को शांत करते हैं। वैम्पायर बैट्स अपने शिकार के शरीर से बहने वाले खून का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग करते हैं। हाल ही की कुछ रिसर्च से इस बात का पता चला है कि एक कॉमन वैम्पायर बैट शिकार के शरीर की हीट का पता लगाने के लिए पहले से ही इनकी बॉडी में मौजूद हीट सेंसिटिव सेंसर TRPV चैनल टिश्यू को ट्यून करने का काम करते हैं। TRPV1 चैनल बैट्स की थर्मल एक्टिवेशन को 30 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है, जिससे शिकार का पता लगाना और शिकार के शरीर पर गर्म खून की जगह का पता लगाना बड़ा ही आसान हो जाता है। बैट्स की बॉडी में थर्मल एक्टिवेशन का काम TRPV1 चैनल के ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू किया जाता है।
ताकि बैट्स के द्वारा शिकार के शरीर पर लगाए गए कट पर मौजूद कार्बोक्सी टर्मिनल साइटोप्लाज्मिक डोमेन के साथ एक चैनल बनाया जा सके। इस तरह स्प्लाइसिंग की ये घटना डोर्सल रूट गैंग्लिया की बजाय स्पेशली ट्राइसमिनल गैंग्लिया में होती है। वैम्पायर बैट्स के अलावा इंफ्रारेड रेडिएशन से अपने शिकार को डिक्टेट करने की कैपेबिलिटी सिर्फ बॉस, पाइथन्स और पिट वाइपर्स में पाई जाती है। नॉर्मल वैम्पायर बैट्स इस तरह से बहुत ही कम भोजन करती हैं और ऐसा बहुत ही कम देखने में आया है कि एक कॉमन वैम्पायर बैट ने किसी गर्म खून वाले जानवर पर अपने भोजन के लिए हमला किया हो, जबकि सफेद पंख वाले वैम्पायर बैट्स इस तरह से हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। सफेद पंख वाले ये वैम्पायर बैट्स अधिकतर पक्षियों और बकरियों का ही शिकार करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने सफेद पंख वाले वैम्पायर बैट्स को पशुओं के खून को खिलाने का प्रयास किया तो इस वैम्पायर बैट ने दूसरे जानवरों के खून को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक मादा वैम्पायर बैट का वजन औसतन करीब 40 ग्राम तक होता है और जब ये शिकार करती है तो करीब 20 ग्राम तक का खून चूस लेती है। वैम्पायर बैट्स की बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से बनी होती है कि ये तुरंत ही उड़ान भर सकते हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि किसी भी जीव का शिकार करने पर ये जीव मानव की तरह आलसी नहीं बनते और इस कारण से ये तेजी से उड़ान भर लेते हैं। इस तरह से तुरंत ही उड़ान भरना इनके लिए काफी फायदेमंद होता है। यदि ये ऐसा न करे तो शिकारी को दर्द होने पर इन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि प्रकृति ने इन्हें इस तरह की शानदार फिजिकल स्ट्रक्चर देकर इन्हें प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखने का एक मौका दिया हुआ है। जब एक बैट खून चूसती है तो तुरंत ही उसके पेट में इसे डाइजेस्ट करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे ही खून इनके पेट में जाता है तो पेट और आंतें तुरंत ही उस खून में मौजूद पानी को अवशोषित करने का काम शुरू कर देती है, जिसे तेजी से किडनी और ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है, जहां उन्हें जल्दी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब एक वैम्पायर बैट अपना भोजन कर लेता है तो यह करीब 2 मिनट के बाद ही यूरिन रिलीज कर देता है। जब वैम्पायर बैट भोजन करता है तो इसकी बॉडी का वेट लगभग 20 से 30% तक बढ़ जाता है। उस समय अपने बढ़े हुए वजन के बावजूद भी ये तेजी से उड़ान भर लेते हैं। तेजी से उड़ान भरने के लिए ये बैट्स आगे की तरफ झुकते हैं और तेजी से खुद को हवा में उछाल देते हैं। इस तरह से इन्हें उड़ान भरने के लिए पहले से ज्यादा लिफ्ट मिल जाती है और ये शिकारी के शरीर से ही तेजी से उड़ान भर लेते हैं। वैम्पायर बैट्स शिकार पर निकलने के करीब 2 घंटे बाद वापस अपनी कॉलोनी में लौट आते हैं, फिर चाहे उन्हें भोजन मिला हो या फिर नहीं मिला हो। इसके बाद ये बैट्स बाकी का समय सिर्फ बैठकर ही बिताते हैं। इस दौरान इनकी पूरी एनर्जी भोजन को पचाने में ही कंज्यूम होती है। भोजन का पाचन करने में इनकी बॉडी का माइक्रोबायोम इनकी काफी हेल्प करता है, तो वही इनकी बॉडी में पाए जाने वाला जीनोम इन्हें दूसरे जानवरों की बॉडी से खून पीने के बावजूद भी खून से होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाता है। इनका मल आमतौर पर फ्रूट बैट्स और कीड़े खाने वाले बैट्स के मल की तरह ही होता है। एक वैम्पायर बैट मानव के लिए काफी खतरनाक होता है, क्योंकि वैम्पायर बैट के काटने पर इंसान में रेबीज इन्फेक्शन हो सकता है। वैम्पायर बैट्स में रेबीज का वायरस पाया जाता है, लेकिन ये रेबीज वायरस कुत्तों में भी पाया जाता है और अमेरिका में लगभग हर घर में कुत्ते पाले जाते हैं। फिर भी अमेरिका में रेबीज कुत्तों की बजाय वैम्पायर बैट्स के काटने से ज्यादा फैलता है। लैटिन अमेरिका में साल 2005 में रेबीज के जितने मामले आए थे, उनमें से करीब 55 मामले वैम्पायर बैट्स के काटने से ही आए थे, जो कि रेबीज के कुल मामलों का सिर्फ 0.5% ही था। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि वैम्पायर बैट्स मानव पर बहुत ही रेयर केसेस में हमला करते हैं। अधिकतर ये हमला नहीं करते। वैम्पायर बैट्स के काटने से मनुष्य की मौत भी हो सकती है। वैम्पायर बैट्स के काटने पर मानव मौत का पहला मामला 16वीं शताब्दी में जब स्पेन ने अमेरिका में जीत हासिल की थी, उस दौरान अमेरिका में वैम्पायर बैट्स के काटने पर मानव मौत का पहला मामला आया था। ऐसा ही एक मामला जुलाई 2010 में आया था।
जब 19 वर्ष के एक मजदूर ने अपने बाएं हाथ और कंधे में दर्द की शिकायत की और उसे काफी ज्यादा थकान भी महसूस हो रही थी। जब दर्द लगातार बढ़ता रहा और थकान भी तेजी से बढ़ती रही तो उसने 30 जुलाई को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इसे नॉर्मल पेन माना और नॉर्मल एंटीबायोटिक दी जा रही थी, लेकिन मरीज के सिम्टम्स में कोई कमी नहीं आई थी, यानी मरीज पर डॉक्टर की दवाई का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा था। इस कारण से उसने 3 अगस्त को एक बार फिर से डॉक्टर को दिखाया, जहां डॉक्टर ने उसे न्यू ऑरलिन्स में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ मरीज के टेस्ट किए गए और जब टेस्ट के रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि मरीज की एस्फ्लेक्सिया और बाईं तरफ की ऊपरी पलक नीचे की तरफ झुकी हुई थी। टेस्ट में पता चला कि मरीज के ब्लड सैंपल के सेरेब्रोस्पाइनल लिक्विड में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या काफी ज्यादा थी, यानी करीब 8 कोशिकाएं प्रति मिलीमीटर क्यूब की संख्या में मौजूद थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल ही बना हुआ था। उस समय रोगी को 38.4 डिग्रीज का नॉर्मल बुखार बना हुआ था, यानी ये कहा जा सकता है कि रोगी का शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था और उसे सामान्य ही बुखार था। मरीज को अभी भी वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। मरीज की एक बार फिर से जांच की गई और 20 अगस्त को टेस्ट में पता चला कि मरीज के CSF और सीरम में रेबीज के विशिष्ट वायरस IgM और IgP मौजूद थे। 21 अगस्त को डॉक्टर्स ने मरीज के परिजनों से बात करके मरीज का वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया और वेंटिलेटर सपोर्ट के हटाने के कुछ देर बाद ही मरीज की मौत हो गई। बाद में जब मरीज का पोस्टमार्टम हुआ और डॉक्टर्स ने उसके ब्रेन टिश्यू में वायरल एंटीजन का पता लगाया, तब इस बात की पुष्टि हुई कि उसे वेम्पायर बैट के द्वारा काटा गया था और उनमें पाए जाने वाला रेबीज वायरस ही मरीज के बॉडी में मौजूद था। बाद में डॉक्टर्स ने मरीज के परिजनों का इंटरव्यू किया तो पता चला कि मरीज मूल रूप से मेक्सिको के मिकोआकेन का रहने वाला था और उस जगह पर वेम्पायर बैट्स काफी बड़ी संख्या में रहते थे। 15 जुलाई की रात को वेम्पायर बैट ने उसकी बाईं एड़ी पर काटा था, लेकिन उसके बाद उसने इसे नॉर्मली ही लिया और डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट नहीं ली। इस कारण से ये वायरस उसकी बॉडी में धीरे धीरे फैलता रहा और अंत में उसकी मौत का कारण बना। इसीलिए यदि आपको भी लगता है या फिर आपके आसपास ऐसे बैट्स रहते हैं तो आपको समय समय पर डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेते रहना चाहिए। वेम्पायर बैट से पशुओं में रेबीज के फैलने के सिद्धांत को करीब 100 से भी ज्यादा सालों से मान्यता प्राप्त है। इससे तो यही माना जा सकता है कि कुत्तों में पाए जाने वाला रेबीज वायरस भी किसी वेम्पायर बैट के काटने पर ही आया होगा। वेम्पायर बैट्स में पाए जाने वाले रेबीज वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला साल 1927 में ट्रिनिडाड में आया था। तब से लेकर आज तक ये काफी ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि कुत्तों के टीकाकरण के बाद रेबीज के मामले में काफी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी पशुओं में आज भी इस तरह की बीमारी के प्रकोप को सामान्यतः बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। भले ही मानव ने आज काफी ज्यादा वैज्ञानिक उन्नति कर ली हो, लेकिन आज भी दुनिया की ऐसी बहुत सी जगहें मौजूद है जहां मूलभूत सुविधाएं भी बड़ी ही मुश्किल से पहुंच पाती है। ऐसी ही जगहों में वेम्पायर बैट्स के काटने पर पशुओं और मनुष्यों में रेबीज से इन्फेक्ट होने के मामले दर्ज किए जाते हैं। वेम्पायर बैट्स अधिकतर पालतू पशुओं और घोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि ये जीव एक ही जगह और बड़ी संख्या में बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। जब किसी कॉलोनी के किसी बैट को ऐसी जगह का पता चल जाता है तो दूसरी रात को पूरी वेम्पायर बैट्स उस जगह पर हमला कर देती है। पोस्ट कोलंबियन विजय के दौरान भी इसी तरह का दृश्य देखने को मिला था, जब रात होते ही बैट्स का आक्रमण शुरू हो जाता था। इस तरह से वेम्पायर बैट्स का काटना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बैट्स के सलाइवा से कुछ ऐसी चीजें निकालने में कामयाबी हासिल की है जो मानव के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है।
वैम्पायर बैट्स के सलाइवा से वैज्ञानिकों ने ऐसी दवा का निर्माण किया है जो किसी के जीवन को बचा सकती है। इस दवा के द्वारा मानव मस्तिष्क को किसी बीमारी के कारण होने वाली क्षति से बड़ी ही आसानी से बचाया जा सकता है। हम जानते हैं कि वैम्पायर बैट्स की लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोकते हैं और इस कारण से सलाइवा के इस गुण का उपयोग करके बॉडी में किसी भी जगह बनने वाले ब्लड क्लॉट्स को ठीक किया जा सकता है और साथ ही साथ नए ब्लड क्लॉट्स को बनने से भी रोका जा सकता है। वैम्पायर बैट्स के सलाइवा से बनी यह दवा मार्केट के उपलब्ध किसी भी दवा की तुलना में 150 गुना ज्यादा तेजी से ब्लड क्लॉट्स को बनने में रोक सकती है। इस एक्सपेरिमेंट को ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय में अनुसंधान दल का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट मेडकॉफ के निर्देशन में चलाया जा रहा है। अभी इस दवा के प्रयोग यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं और जल्द ही इसे अमेरिका में भी शुरू किया जाएगा। अभी तक इस दवा का सफल परीक्षण चूहों पर किया जा चुका है, लेकिन मनुष्यों पर इसका परीक्षण करना अभी बाकी है। इस तरह से वैम्पायर बैट्स अनेक अद्भुत शारीरिक बनावट के आधार है और काफी रहस्यमय मैमल्स हैं।